दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मेरे ससुर अंधा होने के बावजूद वो दिन रात मेरे साथ रोमांस करते थे। मेरे ससुर अंधे थे, लेकिन मैं उनके साथ रोमांस करके बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि वो अंधे थे, उनको मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। वो तो सिर्फ मज़े ही लेते थे। मेरे ससुर इकबाल अंधे थे, लेकिन मेरे शौहर के पसंदीदा बाप होने की वजह से मैं उनके सारे काम करती थी। कभी उनके कपड़े बदलती थी, कभी उनके पास बैठकर उनकी तमाम गुफ्तगू सुनती थी। वो बहू कहकर मेरे करीब हो गए थे। ससुर इकबाल, एक रात जब मैंने उसके कपड़े बदलना शुरू किए तो मैं अचानक चौंक गई। जब मैं शादी करके आई तो मेरी रिश्तेदार आंटी सुमेरा ने मुझे अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया, लेकिन मेरे ससुर इकबाल सामने बैठा था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे इस बात पर बहुत बुरा लगा। उस वक़्त वो 40 साल का था। मेरे ससुर इकबाल अभी जवान थे, क्योंकि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। लेकिन 20 मिनट तक मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन मेरे साथ सलूक करते रहे। वो करीब मेरे आते रहे और मुझे मिठाई खिलाते रहे, लेकिन मेरे ससुर इकबाल ना ही आए, मुझसे बात भी नहीं की। वो सिर्फ मेरे सामने बैठा और मुझे ही देखता रहा। 4-5 मिनट के बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं अपने दिल में सोचा कि बड़ा ही बेशरम आदमी है। बहू तो बेटी जैसी है, इसे कोई शर्म नहीं आती। वो सबके सामने सिर्फ मुझे ही कैसे घूर रहा है। अब मैं इसकी तरफ मुंह करके देखने लगी, लेकिन वो अजीब सा पागल था। बस वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वैसे भी रस्म ख़त्म हो गई थी। जब मेरी दोस्त सादिया मेरे कमरे में बहुत देर से आई, मैं बिल्कुल उदास बैठी थी। जब वो मेरे पास आई बैठी तो मैं उसे गुस्से से बोली, क्या बात है किरण? उसने शायद वो मेरे कमरे में आई थी। मैं गुस्से से बोली, यार आज मुझे छोड़ दे। मेरे ससुर इकबाल ने मेरे शौहर इमरान के सामने क्या कहा, वो मेरे वालिद के बारे में क्या सोचेंगी। जैसे ही वो वापस आए, मैंने उसकी तरफ बात करना शुरू कर दी। मेरे शौहर अकेले थे और उनके वालिद वहाँ मौजूद थे। उस वक़्त में मेरे शौहर और मेरे ससुर घर में थे। जब सुबह मेरी आंख खुली तो शौहर इमरान कहने लगे, मैं आज का नाश्ता बाज़ार से लाया हूँ। मेरे घर की एक लाडली बीवी, तू आज मेहमान नवाजी पूरा कर देता है, लेकिन कल से आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। जब मैं नाश्ता करके बाहर गई, ससुर नाश्ते की मेज़ पर बैठा था। मैं उनके सामने बैठ गई। वो मुझसे बातें करने लगा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब मेरे शौहर इमरान मेज़ के करीब आए तो वो मेरी बजाय अपने वालिद के पास बैठ गए और चिकन प्लेट में डालने लगे और रोटी तोड़ के उसके हाथ से खिलाई। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो अभी तक मेरे सामने बैठा हुआ था और मुझे बहुत गुस्सा आने लगा मेरे शौहर इमरान पर भी कि वो उन्हें नहीं रोक सकता था। फिर मुझे अजीब लगा, मेरे शौहर इमरान खुद खाना क्यों खिला रहे हैं और वो 40 साल का आदमी है। मैंने कहा, इमरान बाबा जी खुद खाना खा सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खुद ही नाश्ता करने लगा। मेरे वालिद नाबीना हैं। मुझे ये सुनने की हैरानियत हो गई थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। एक बहुत ही खूबसूरत आदमी था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हुआ। वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। मेरे दिल में शौहर इमरान के चेहरे पर बहुत उदासी छा गई। इमरान कहने लगे, एक दफ़ा मेरे वालिद अपने वालिदैन के घर गए हुए थे। उनका हादसा हो गया जिसमें वालिदा फौत हो गई और वालिद की आंखें ज़ाया हो गई। उन्होंने इसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान ने कहा, इसके सारे काम मैं खुद करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इसे समझो, आपके वालिद इनके तमाम काम करते हैं,
لیکن مجھے یہ سن کر افسوس ہوا یہ کتنے بڑے صحت مند مضبوط، کاش وہ میرے آنسو دیکھ لیتے۔ والد کی نظریں اور انہوں نے کہا مجھے آپ کو دیکھنے کا بڑا ہی خواہش تھا، لیکن بدقسمتی سے میری ایک ہی بہو ہے، میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے سسر کے لیے نفرت کے جذبات تھے، قانون ہمدردی میں بدل گیا تھا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے تھے جب عمران نے میری ڈیوٹی لگائی۔ جب وہ کام پر جانے لگے تو مجھے کہنے لگے بابا آپ کو آپ کی بہو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی اور پہنا دے گی۔ کھانا کھلانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہ سن کر میں نے کہا عمران یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میں اسے کپڑے کیسے بدل دوں؟ بولا اس کے ساتھ تم اپنے باپ کی طرح سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، کیا میں آفس کا کام سنبھالوں یا اس کا خیال رکھوں؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بس میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہیں۔ جب میرے سسر اقبال نے پوچھا تو عمران کے کمرے سے آواز آئی، وہ بہو کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ پینٹ اور بنیان میں کھڑے تھے۔ اس نے کہا بہو یہ قمیض مجھے معلوم نہیں کہاں رکھی ہے۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، لیکن سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہیں۔ اس کی قمیض بیڈ پر لٹکی ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کے بٹن بند کر دیے تھے۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن بند کر دیے اور کہا میرے بال بھی کر دو۔ میں نے اس کے بال بھی کر دیے تو اس نے کہا ہاتھ دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو اپنا ہاتھ دیا اور کہا اس نے میرے ہاتھوں میں دونوں ہاتھ لے لیے اور کہا بہو میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن آپ کو محسوس کر سکتا ہوں، اسی لیے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ بہو کیسی ہوتی ہے۔ مجھے اپنی محبت نہیں ملی، میری بیوی کا انتقال ہوا، میرا دماغ بہت چھوٹا تھا اور میرے بچپن میں ہی میری ماں اور باپ 2 سال کے اندر انتقال ہو گیا۔ جب میری آنکھیں چلی گئی تو میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری تم پر آ گئی۔ شادی کر کے تم نے کچھ دن بھی اچھے سے نہیں گزارے کیونکہ تم پر بوجھ ہے، وہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کسی پر بوجھ نہیں ہو۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور بولا تم بہت اچھی ہو، تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے سسر اقبال کا رویہ کچھ عجیب ہونے لگا، وہ مزید کھلنے لگے تھے۔ میری طرف دیکھا، سوچا اب وہ خود کو مجھے قمیض پہنانے کو کہتے، میں بٹن ٹھیک سے بند نہیں کر پاتا، اور کبھی کہتا کہ میرے بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے تولیہ استعمال کرو، وہ خود ہی کر سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سسر اور شوہر کے ساتھ گھر میں کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن سسر کی وجہ سے میں کبھی کبھی برتن دھوتی تھی۔ کچن میں بہو چیخنے لگتے تھے، میں اس کے کمرے کی طرف بھاگتی، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر ہنسنے لگتے۔ یہ گانا سنو، میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن سن سکتا تھا، اسی لیے موبائل پر کہانیاں اور گانے سنتا اس کا مشغلات تھا۔ میں کہتی تھی کہ تم سنتے رہو اور بتاؤ میں برتن دھوؤں، کھانا بناؤں یا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ گانا اور کہانیاں سننی چاہیے۔ میں نے اسے پیار سے کہا اور اسے احساس دلایا مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، اور وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا میرے پاس بیٹھ کر یہ گانا سنو، آپ کی وجہ سے میری طبیعت بہت خوش ہو جائے گی۔ کام کیا فائدہ، کام ہوتا ہی رہے گا، کام بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ بھوک لگ رہی ہے، کیا کھاؤ گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا میں تمہارا سر کھا لوں گا۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا ہوشیار رہو، اب تم مجھے بلایا ہے، بس کام کے وقت مجھے بلاؤ۔ عمران تم نے مجھے کہا تھا کہ انڈے چھولے بناؤ، آپ کو انڈے چھولے بہت پسند ہیں، کیا آپ کو انڈے چھولے بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنی گرمی ہے، میں کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر میں باہر چلی گئی، کچن میں چھولے بنا کر باہر نکلی تو گھر گندا تھا۔ پھر میں نے اپنے سسر کے کمرے کی صفائی کا سوچا،
ससुर के कमरे की सफाई करते हुए उनके हाथ में एक कपड़ा था जिससे वो फर्नीचर साफ कर रहे थे। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? कर दूंगी। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीन लिया तो उसने कहा, नहीं, तुम थक जाओगी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे बेटे इमरान ने सारे काम तुम्हारे सर पर डाल दिया है। बहू, जैसा तुमने कहा था वैसा करो, छोटे छोटे काम मुझे दो, मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो बहुत दुखी और परेशानी से कह रहा था। मैंने कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो। मैंने उसके हाथ से कपड़ा पकड़ लिया। उसने बैठकर मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा, आपको ये वीडियो सुनो। मैंने उसको वीडियो दिखाई जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने मोबाइल समेत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और कहा, यहाँ बैठो, आपने अपना काम कर लिया है, अब आपको कुछ नहीं करूँगी। मैंने उसको मजबूती से हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, बाबा ये क्या है? मेरा हाथ छोड़ दो, शाम हो गई है और मुझे चाय बनानी है। उसके साथ साथ मज़ीद बताओ, आपको चाय के साथ क्या खाओगे? क्या तुम्हारे लिए कुछ चिप्स भून दूं? उसने कहा, कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे अपने साथ किचन में ले चलो, चाय बनाने का तरीका बताओ। मैंने कहा, आपको मेरी फिक्र करना छोड़ दें। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, उसके लिए चाय बनाई और चिप्स खाते हुए वो मेरी तारीफ कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने हवस खो बैठी थी। मुझे सुबह से बुखार थी, लेकिन मेरे शौहर इमरान ने मेरी परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे बुखार की दवाई दी और ये कहकर चला गया, देखो बीमार मत पड़ो, मेरा सारा घर उलट जाएगा। बुखार की गोलियां फ़ौरन खा लेना और दोपहर को भी दफ्तर का खाना खाना है और घर आकर उनके सामने बाजारी खाना नहीं खा सकता। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बुखार है। दवाई लेने के बावजूद बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में कोई इन्फेक्शन हो गई थी। बुखार कम होने के बजाय बढ़ता गया। मैं अपने कमरे में सुबह से लेटी हुई थी। कमरे पर दस्तक हुई, फिर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरे ससुर खड़े थे। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उन्हें देखा और वो अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए मेरे पास आए। कहा, क्या हुआ? आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। मैंने उसे कहा, मैं बिल्कुल ठीक बैठ नहीं सकती, मैं नाश्ता बनाऊंगी। उसने पूछा, नहीं, मुझे ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। तुम इमरान को बुलाओ और उससे कहो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। कुछ देर के बाद वो चीखने लगा। मैं अपना बुखार भूलकर बिस्तर से उठ बैठी और जल्दी से कमरे से बाहर आई। ये आवाज़ किसकी है? जब मैं बाथरूम में आई तो मैंने देखा। जल्दी से रोकने की कोशिश की। मेरे ससुर की पेशानी पर जख्म से खून बह रहा था, लेकिन वो चीखते रहे। मैंने उनसे पूछा, तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो? अपने हाथ धोकर अपने लिए नाश्ता तैयार करने जा रहा हूँ। वो तड़पने लगा और पूछा, तुम कैसे पता चला? मैं गिर जाऊँगा। मैंने जल्दी से इमरान को फ़ोन किया और कहा, पापा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके सर से और गर्दन से खून निकल रहा था। बाहर निकलकर वो रोने लगा। मैं घर पर था और मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन फ़ौरन उठाया। मेरे ससुर का क्या हाल है? उसके सर से खून बह रहा था और इतनी चोट लगी थी। तुमने इतना कहा था, उसका ख्याल रखो। ये कहकर मेरा शौहर इमरान रोने लगा था और कहने लगे, मुझे इसकी बहुत फ़िक्र है, अब मैं उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बुरी तरह चीख रहा था। मैंने कहा, मुझे बुखार है, मुझे कैसे मालूम वो कब गिर जाएंगे। जब मैं बाथरूम में गई तो मैं भी रोने लगी। मैं अस्पताल में रहूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने सोचा था सुबह तक ससुर जी ठीक हो जाएंगे, फिर घर आऊंगी, उसका हाल बहुत ख्याल रखूंगी। सुबह ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इमरान ने कहा, मेरे वालिद हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं रोने लगी। मामूली सी चोट थी, लेकिन कैसे हो सकता है कि वो मर सकता है? मैं रो रही थी। मेरे शौहर इमरान बार बार यही कह रहा था कि वो कभी कहता रहा कि चोट उसके दिमाग की रगों तक पहुंच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत कोशिश की। डॉक्टर ठीक कह रहा था। मैं रात भर नहीं जाग रही थी। मेरे वालिद दर्द से तड़प रहे थे। मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है। मुझे अपनी बहू मिल गई है। मेरी बीवी के लिए बहुत बड़ी बात थी।
बहू बेटी सारे काम छोड़कर बैठ जा मेरे करीब, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। मेरे शौहर बहुत नाखुश थे, उनके पास अपने वालिद की बहुत सी यादें थी। मेरे ससुर की यादों में रोते हुए वक्त गुजरता गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे और कहते हुए मुझे बहुत एहसास हुआ, मैं खुद सोच रही हूँ कि नाश्ता बना लिया होगा, लेकिन कौन रोक सकता था जो उसकी किस्मत में होना था। फिर मेरे घर में कामरान पैदा हो गए, मैं बिल्कुल ठीक होने लगी। मेरे शौहर इमरान अपने बेटे का नाम रखा। उसके वालिद जब जिंदा थे तो वो कहते थे कि मैं अपने नवासे का नाम कामरान रखूँगा क्योंकि वो मेरे बेटे के साथ मैच होता है। मेरे शौहर ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया। मेरे ससुर इकबाल बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे। वो तो मुझे देख नहीं सकते थे, लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैं तो उनके बारे में ना जाने कौन कौन सी बातें सोच कर बैठ गई थी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे। वो तो बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे। अभी मैं अपने शौहर और बेटे कामरान के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे ससुर जैसा किसी का भी ससुर नहीं हो सकता। वो तो बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे।